नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। कल राष्ट्रपति ने दी थी मंजूरी। कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष ने बताया लोकतंत्र की हत्या। शनि शिंगणापुर में तनाव बरकरार। राज्य सरकार ने तेज किया मंदिर प्रबंधन और महिला संगठन के बीच सुलह के प्रयास। मुख्यमंत्री फडणवीस महिलाओं की पूजा करने के पक्ष में। रोहित वेमुला आत्महत्या मामले में आंदोलन तेज। देश भर के विश्वविद्यालयों में आज बंद। भूख हड़ताल पर बैठे छात्र अस्पताल में भर्ती। अंतरिम वीसी की हालात सामान्य करने की अपील। शीतलहर और कोहरे की चपेट में उत्तर भारत। जम्मू कश्मीर में ताजा बर्फबारी। लेह में पारा 0 से 9.5 डिग्री नीचे। 50 से ज्यादा ट्रेनें रद्द। ऑस्ट्रेलिया ओपन के सेमीफाइनल में सानिया हिंगिस की जोड़ी सेरेना से हार कर शरापोवा का सफर खत्म। सेमीफाइनल में फेडरर के सामने होगी जोकोविच की चुनौती। अरुणाचल प्रदेश में 1 महीने से भी ज्यादा समय से चल रहे राजनीतिक उठापटक के बीच मंगलवार को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने इस कदम की तीखी आलोचना की और इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया। कांग्रेस ने एनडीए सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जहां इस पर आज सुनवाई होगी। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने को हरी झंडी मिलने के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर चौतरफा हमला बोला है। कांग्रेस, जेडीयू, सीपीआई और आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट का अपमान करने का भी आरोप लगाया, जहां फिलहाल मामले की सुनवाई जारी है। It is very unfortunate and it is a murder of democracy what the governor of Arunachal has done and he has violated the constitution. बजट सत्र से पहले हम सभी क्षेत्रीय दलों के नेताओं से संपर्क करके इस मुद्दे को जोरदार तरीके से संसद में उठाएंगे। हालांकि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी जहां अब भी बहुमत होने का दावा कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस के बागी विधायक राज्य में सियासी संकट के लिए नबाम तुकी को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हम लोग उसमें घबराहट नहीं है। हम लोग कानूनी कार्रवाई लड़ेंगे, जो कोर्ट में हम लोग लड़ेंगे लीगली और पॉलिटिकली स्टेट में हम लोग हमारा अपना पार्टी लेवल में हम लोग देखेंगे, क्योंकि हमारा तो अभी भी मेजोरिटी है। इसकी जिम्मेदारी अरुणाचल के जो चीफ मिनिस्टर है नबम टुकी और स्पीकर नबम रिबिया, इन दोनों जो कजिन ब्रदर्स, इनकी वजह से आज अरुणाचल को ये दिन देखना पड़ा। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। जबकि बीजेपी ने फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि इसे कई नजरिए से देखने की जरूरत है और ये संवैधानिक दायित्वों के अनुरूप है। साथ ही पार्टी ने कांग्रेस पर मुद्दे का राजनीतिकरण करने का भी आरोप लगाया। मुझे तो ये ताजुब लगता कि कांग्रेस, जिन्होंने 100 से ज्यादा प्रेसिडेंट रूल इस देश में लगाया है विभिन्न राज्यों में, और वो आज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी का बात कर रहे हैं। अब राष्ट्रपति जी ने सूझबूझ के साथ इस निर्णय, कैबिनेट के निर्णय को मंजूरी दी, तो क्या कांग्रेस जो है राष्ट्रपति जी का निर्णय को सवाल उठा रहे हैं क्या? अरुणाचल प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता पिछले साल 16 दिसंबर को पैदा हुई, जब कांग्रेस के 21 बागी विधायकों ने बीजेपी के 11 और 2 निर्दलीय विधायकों के साथ एक सामुदायिक केंद्र में विधानसभा सत्र आयोजित किया था। इसमें विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया पर महाभियोग चलाया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने इस कदम को अवैध और असंवैधानिक बताया था। इसके बाद गुवाहाटी हाईकोर्ट ने समय से पहले सत्र बुलाने को असंवैधानिक बताया और बागियों की ओर से विधानसभा सत्र में लिए गए फैसलों पर रोक लगा दी। इस वक्त मामला सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के सामने विचाराधीन है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बीच दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त वाईएस डडवाल और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी जीएस पटनायक को अरुणाचल के राज्यपाल का सलाहकार नियुक्त किया गया है। प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के बाद केंद्र ने ये नियुक्तियां की। पीटीआई के मुताबिक दोनों अधिकारियों को राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा का सलाहकार नियुक्त किया गया है। डडवाल दिल्ली पुलिस आयुक्त रहने के बाद 2011 में सशस्त्र सीमा बल से सेवानिवृत्त हुए थे।
जबकि पटनायक 1980 बैच के आईएएस अधिकारी हैं जो दिल्ली सरकार में अलग अलग पदों पर अपनी सेवाएं देने के बाद रिटायर हुए थे। तो अब ये नियुक्तियां केंद्र की तरफ से की गई हैं। डडवाल और पटनायक को सलाहकार नियुक्त किया गया है राज्यपाल का। पूर्व दिल्ली पुलिस आयुक्त हैं वाईएस डडवाल और रिटायर आईएएस अधिकारी जीएस पटनायक को राज्यपाल का सलाहकार नियुक्त किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के बाद केंद्र ने ये नियुक्तियां की हैं। पीटीआई के मुताबिक दोनों अधिकारियों को राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा का सलाहकार बनाया गया है। डडवाल दिल्ली पुलिस आयुक्त रहने के बाद 2011 में सशस्त्र सीमा बल से सेवानिवृत्त हुए थे, जबकि पटनायक 1980 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद विश्वविद्यालय में दलित छात्र के आत्महत्या के मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए छात्रों ने आंदोलन तेज कर दिया है। इस मामले में बनी छात्रों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने आज देश भर के विश्वविद्यालयों में बंद की अपील की है। इधर पुलिस ने विश्वविद्यालय में भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों को कल अस्पताल में भर्ती करा दिया है। दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने बुधवार को देश भर के विश्वविद्यालयों में बंद बुलाया है। छात्रों ने इस मामले में कार्रवाई का दबाव बनाने के लिए देश भर में आंदोलन तेज कर दिया है। इस बीच मंगलवार को भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों को पुलिस ने धरना स्थल से उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया है। छात्र अपना आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि हमारा प्रोटेस्ट, हमारी एनर्जीज, हमारी सच्चाई देश के हर कोने तक पहुंचेगी। वाइस चांसलर जहां भी है वहां तक पहुंचेगी और जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा। इससे पहले हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों का समर्थन करने तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष उत्तम कुमार रेड्डी भी पहुंचे। We once again express solidarity with the protesting students in the Hyderabad Central University. We also will continue to fight for Rohit's family till complete justice is done. The Vice Chancellor and the two central ministers must be sacked. The SC/ST case, the concerned must be arrested. इधर एक्टिंग वाइस चांसलर प्रोफेसर विपिन श्रीवास्तव मंगलवार को यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंचे। उन्होंने छात्रों से आंदोलन खत्म करने और यूनिवर्सिटी स्थिति सामान्य करने की फिर अपील की, लेकिन प्रदर्शन कर रहे छात्र और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष PL पुनिया ने उनकी नियुक्ति का विरोध किया है। प्रोफेसर श्रीवास्तव को इंचार्ज वाइस चांसलर बनाया, ये जले पर नमक छिड़कने वाला है, जिसमें 5 छात्रों को निष्कासित किया गया, सस्पेंड किया गया। उस कमेटी का अध्यक्ष ये प्रोफेसर श्रीवास्तव थे और वो क्या मरहम लगाएंगे उस पे जो जख्म लगे हैं, जो दलितों का अपमान किया है। आंदोलनकारी छात्र अनिश्चितकालीन अवकाश पर गए कुलपति P अप्पाराव को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। विश्वविद्यालय की ओर से 5 छात्रों के निलंबन के बाद एक दलित छात्र रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद से छात्र विश्वविद्यालय में आंदोलन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र सरकार ने शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं के प्रवेश और पूजा का समर्थन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं को पूजा करने की पूरी आजादी रही है। राज्य सरकार ने मंदिर प्रबंधन और महिला संगठन के बीच सुलह कराने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिया है। कल मंदिर तक पहुंचने की कोशिश कर रही महिलाओं को पुलिस ने रोक दिया था। शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी की सदियों पुरानी परंपरा तोड़ने के लिए मंगलवार को महिलाओं ने मंदिर में पहुंचने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने महिलाओं को अहमदनगर से 70 किलोमीटर पहले सूपा गांव के पास रोक दिया। इस दौरान महिलाओं और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेने के बाद रिहा कर दिया। अहमदनगर पुलिस ने डिटेन किए थे, उनको हमने बॉम्बे पुलिस एक्ट में कार्रवाई करके उनको छोड़ दिया गया है। नहीं, हमने किसी को भी अरेस्ट नहीं किया था, उनको डिटेन किया है और उनको छोड़ दिया गया है। महिला संगठनों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से दखल की मांग की है और शनि शिंगणापुर ट्रस्ट को राज्य सरकार के नियंत्रण में लेने की अपील की है। हम मुख्यमंत्री से ये मांग करते हैं कि उनके पास लॉ एंड जुडिशियल ये है, तो
जल्द से जल्द जितना हो सके उन्होंने शनि शिंगणापुर ट्रस्ट जो है उन्होंने खुद के अंडर लेना चाहिए और वहाँ पे महिला और पुरुष को छोड़ना चाहिए। इधर महाराष्ट्र सरकार ने शनि शिंगणापुर में महिलाओं के प्रवेश और पूजा का समर्थन किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया कि उनकी सरकार का मानना है कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं को पूजा करने की पूरी आजादी रही है। इसमें भेदभाव हमारी परंपरा नहीं है। राज्य सरकार ने मामले को सुलझाने के लिए अहमदनगर के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को मामले में हस्तक्षेप करने का निर्देश दिया है। प्रशासन मंदिर प्रबंधन और महिला संगठन के बीच सुलह कराने की कोशिश कर रहा है। दरअसल शनि मंदिर में 400 साल से शनि देव के चबूतरे पर महिलाओं को पूजा करने की इजाजत नहीं है। पिछले साल एक महिला ने शनि देव के चबूतरे पर जाकर तेल चढ़ा दिया था, जिसके बाद काफी विवाद हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अहमदनगर से हमारे साथ स्थानीय पत्रकार कृष्णकांत रोकड़े जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। कृष्णकांत, आपसे ताज़ा हालात के बारे में जानना चाहेंगे। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार ने भी समर्थन किया है और कहा है कि बातचीत के जरिए इसका समाधान निकाला जाए। क्या कोई पहल मंदिर प्रशासन की तरफ से हो रही है बातचीत को लेकर? हाँ बिल्कुल दीदी, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है और कहा है कि स्थानीय जगह पे इस मामले को सुलझाया जाए, क्योंकि कोई महिला वहाँ पे दर्शन कर सकती है, ये मसला जो है बनाने के बजाय इसे बातचीत से मसला हल किया जाए। यहाँ के मुख्यमंत्री फडणवीस साहब ने ऐसे आदेश यहाँ के स्थानीय प्रशासन को दिए हैं और उसके ऊपर अमल किया जा रहा है। आज जो कुछ महिलाएं और स्थानीय जो ट्रस्ट मंडल है इनके साथ बातचीत होने जा रही है। आज दोपहर के बाद पता चला है कि वहाँ पर आज किस तरह का मसला हल होता है और इसी को देखते हुए यहाँ की जो सुरक्षा है और भी अभी भी बहुत बुरी तरह से पुख्ता कर दी है और पुलिस प्रशासन का यहाँ पे पहरा लगा दिया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को हम तक पहुँचाने के लिए। तो सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी गई है शनि शिंगणापुर मंदिर के आसपास और कहा गया है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, खुद मुख्यमंत्री की तरफ से, कि बातचीत के जरिए समस्या जो है वो सुलझाई जाए और इसके बाद हो सकता है कि आज जो महिलाएं हैं उनके बीच और साथ ही मंदिर प्रबंधन के बीच बातचीत हो। आइए आगे बढ़ते हैं। आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होने जा रही है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों की समीक्षा कर सकते हैं। इस साल 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बैठक को अहम माना जा रहा है। पिछली बार पूर्ण मंत्रिपरिषद की बैठक 17 दिसंबर को हुई थी, जब प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों से देश भर में सरकार के विकास कार्यों के बारे में जनता को बताने के लिए कहा था। इसके अलावा आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी होनी है। निर्वाचन आयोग 8 राज्यों की 12 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए पर्चे दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 30 जनवरी है। इन सीटों पर 13 फरवरी को मतदान होगा। मतगणना 16 फरवरी को होगी। जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर, देवबंद और बीकापुर विधानसभा सीट शामिल हैं। साथ ही कर्नाटक की देवदुर्ग, बीदर और हेब्बल विधानसभा सीट में भी उपचुनाव होना है। इसके अलावा पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, त्रिपुरा, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में एक एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। इस बीच कांग्रेस और बीजेपी ने उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। ओडिशा के भुवनेश्वर में एक होटल में सोमवार रात पहचान मांगने पर 4 संदिग्ध व्यक्तियों के लापता होने के बाद पूरे राज्य में अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक 4 में से एक शख्स होटल में जाकर कमरा लेने की बात कर रहा था, लेकिन जब उससे पहचान पत्र मांगा गया तो वो और उसके साथी कार से फरार हो गए। उनकी कार पर दिल्ली की नंबर प्लेट लगी थी, जो जांच के बाद फर्जी निकली। पुलिस को सीसीटीवी के जरिए संदिग्ध और कार की फुटेज मिली है और अब इन चारों की तलाश की जा रही है। थोड़ा सा उनका व्यवहार संदेहजनक था, तो उसमें पुलिस तुरंत हरकत में आई और हमने उनका फर्दर वेरिफिकेशन किया। कार का नंबर दिल्ली से वेरीफाई किया गया तो वो फेक नंबर जान पड़ता है। उस नंबर की इस तरह की कोई आइकॉन फोर्ड कार वहां पे नहीं रजिस्टर हुई है। रात को पुलिस को हमने हाई अलर्ट पे रखा
पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई। मैं उनको 2 बार पासपोर्ट मांगा, वो बोल रहे थे, बहुत बार बोल रहे थे कि हाँ मैं दूंगा, लेकिन पहले मेरे को रूम दो। लेकिन मैं उनको बोला आप कहाँ से आने वाला है, इराक बोला। 2 बार पूछा, मैं 2 बार पूछा, कंफर्म होने के लिए मैं 2 बार पूछा। आतंकी संगठन अल-कायदा के 2 संदिग्ध आतंकियों को झारखंड के जमशेदपुर से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से हथियार भी बरामद हुआ है। दोनों की पहचान अहमद मसूद अकरम शेख उर्फ मसूद और नसीम अख्तर उर्फ राजू के रूप में की गई है। पुलिस के मुताबिक मसूद हरियाणा में गिरफ्तार आतंकी अब्दुल सामी का साथी है। मसूद ने ही सामी को आतंकी संगठन से जोड़ा था। वह युवाओं को बरगलाकर ट्रेनिंग के लिए भेजा करता था। संगठन से जुड़ा हुआ 2 लोगों का गिरफ्तारी जमशेदपुर से हुआ है। एक उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें जो है मसूद का गिरफ्तारी हुआ है। तो काफी दिनों से 2003 से संगठन से जुड़ा हुआ था। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। इतिहास के पन्नों पर बिखरी कहानियां, व्यवहार इतिहास से पता नहीं चलता, व्यवहार उपन्यासों से और कहानियों से पता चलता है। इन कहानियों के अनोखे किरदार। वर्मा जी हर चीज के मास्टर, जितने बड़े वो शिकारी, उतने ही बड़े लेखक, उतने ही बड़े संगीतज्ञ, उतने ही बड़े पहलवान। किरदारों पर चलती है कलम धारदार। ऐतिहासिक उपन्यास में या तो इतिहास मर जाता है या उपन्यास, पर वर्मा जी के उपन्यासों में दोनों चीजें एकदम जीवंत मिलती हैं। देखिए विरासत में पहली बार वृंदावन लाल वर्मा का रचना संसार, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। फ्रांस के सहयोग से मेक इन इंडिया को नई गति मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी फ्रांस की नजदीकी से भारत की ताकत में इजाफा होगा। आतंकवाद से आर्थिक निवेश और सुरक्षा परिषद से लेकर जलवायु परिवर्तन तक भारत और फ्रांस एक दूसरे के काफी करीब आए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद मंगलवार को 3 दिन की यात्रा के बाद स्वदेश लौट गए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विदाई से पहले एट होम कार्यक्रम में उनका स्वागत किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। ओलांद गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। फ्रांस दुनिया का पहला देश है जिसकी सेना ने गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया। रक्षा, न्यूक्लियर कोऑपरेशन, अंतरिक्ष और अन्य स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में भी हमारा सहयोग मजबूत, पुराना तथा भरोसेमंद है। राष्ट्रपति ओलांद की यात्रा के दौरान कुल 30 समझौते हुए। एयरबस और महिंद्रा के बीच भारत में लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाने पर सहमति भी बनी। यही नहीं, फ्रांस अगले 5 सालों में भारत में $10 अरब का निवेश भी करेगा। France's trust in India because we are in Make in India, and I very much want to place all of that within the framework of Make in India. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ओलांद के बीच 1.5 साल में ये तीसरी शिखर वार्ता थी। दोनों देश आतंकवाद को लेकर समान सोच रखते हैं। फ्रांस मानवता में विश्वास करने वाले मूल्यों को लेकर के जिए हुए देश है। हम मिलकर के पूरे विश्व को साथ लेकर के, मानवतावादी शक्तियों को साथ लेकर के आतंकवादी मानसिकता को खत्म करेंगे। फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत का पूरा समर्थन किया। साथ ही आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान की निंदा भी की। फ्रांस जैतापुर में 6 परमाणु रिएक्टर भी लगाएगा। दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए भी मिलकर काम कर रहे हैं। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु के नागपट्टनम समेत 6 जिलों के 2 लाख से ज्यादा मछुआरे कल रात से बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं। ये मछुआरे श्रीलंकाई नौसेना से जब्त अपनी नाव को वापस देने की मांग कर रहे हैं। मछुआरों का कहना है कि श्रीलंका सरकार ने सिर्फ गिरफ्तार मछुआरों को रिहा किया है, जबकि उनकी नाव अभी भी श्रीलंकाई अधिकारियों के कब्जे में है। श्रीलंकाई नौसेना के कब्जे में 75 नाव हैं। मछुआरों का कहना है कि नाव जब्त होने से उनके सामने आजीविका की समस्या खड़ी हो गई है।
इस मामले में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता भी पहले ही केंद्र सरकार से दखल की मांग कर चुकी हैं। बात देश के मौसम की। पूरा उत्तर भारत भीषण ठंड की चपेट में है। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में कल ताज़ा बर्फबारी हुई। शोपिया, सोनमर्ग, अमरनाथ गुफा, राजदान पास, साधना टॉप और गुरेज में मंगलवार को बर्फबारी हुई, तो कश्मीर के मैदानी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश भी हुई है। इससे आम जनजीवन पर असर पड़ा है। लेह में सबसे कम पारा 0 से 9.5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। वहीं राजधानी दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में शीतलहर का कहर जारी है। पंजाब के अमृतसर में तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शीतलहर और कोहरे का असर 100 से ज़्यादा ट्रेनों पर पड़ा। 50 से ज़्यादा ट्रेनें रद्द करनी पड़ी, जबकि इतनी ही ट्रेनें देर से चल रही हैं। और उधर दुनिया के कई देशों में भी ठंड काफ़ी ज़्यादा है। पूर्वी एशिया ठंड में सबसे ज़्यादा पीड़ित हुआ है। ताइवान में अब तक 85 लोगों की ठंड से मौत हो चुकी है, जबकि जापान में 5 लोग मारे गए हैं। वहीं हांगकांग में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रविवार को हांगकांग में 1957 के बाद से सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया और तापमान 3 से 4 डिग्री तक नीचे पहुंच गया। इससे निपटने के लिए हांगकांग में 17 अस्थायी राहत शिविर बनाए गए हैं। वहीं चीन, वियतनाम और अमेरिका भी ठंड से बेहाल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने सीमा पर नाकेबंदी खत्म होने तक भारत की यात्रा करने से इनकार किया है। ओली ने कहा कि सीमा पर नाकेबंदी खत्म होने तक भारत की यात्रा करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि हालात सामान्य होने तक भारत जाना ठीक नहीं है। ओली ने भारत पर अनाधिकारिक सीमा नाकेबंदी करने का भी आरोप लगाया। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही नाकेबंदी खत्म हो जाएगी। भारत लगातार सीमा पर नाकेबंदी से जुड़े नेपाल के आरोपों को खारिज करता रहा है। पहले खबर आई थी कि नेपाल के प्रधानमंत्री अपने पहले विदेश दौरे पर फरवरी में भारत की यात्रा कर सकते हैं। इस बीच मधेसियों ने संविधान संशोधन को खारिज करते हुए नए सिरे से आंदोलन का फैसला किया है। इससे नेपाल में जारी गतिरोध फिलहाल सुलझता नजर नहीं आ रहा है। दक्षिणी सीरिया के महत्वपूर्ण शहर शेख मिस्किन को सुरक्षा बलों ने एक बार फिर अपने कब्जे में लेने का दावा किया है। हालांकि विद्रोहियों ने इंटरनेट पर वीडियो पर पोस्ट करके डेरा प्रांत के शेख मिस्किन शहर पर सरकार के कब्जे के दावे को खारिज कर दिया है। पिछले महीने चले संघर्ष के बाद दमिश्क और डेरा के बीच पड़ने वाले शहर पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया था। उधर संयुक्त राष्ट्र ने सीरिया की सरकार और विपक्ष को जिनेवा में शुक्रवार से शुरू हो रही शांति वार्ता का न्योता भेजा है। इस बीच रूस ने कहा है कि अगर शांति वार्ता में कुर्द संगठनों को शामिल नहीं किया गया तो समस्या का राजनीतिक समाधान निकालना मुश्किल हो जाएगा। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने मध्य पूर्व से आतंकवाद को खत्म करने के लिए दुनिया के दूसरे देशों से अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया है। इसके लिए उन्होंने निवेशकों को ईरान में ज्यादा से ज्यादा निवेश का न्योता भी दिया। रूहानी ने कहा कि आतंकवाद से लड़ने के लिए बेरोजगारी और आर्थिक तंगियों को दूर करना बेहद जरूरी है। इटली और फ्रांस के 4 दिन के दौरे के दौरान उन्होंने ये बात कही है। रूहानी ने ईरान के लिए पश्चिमी देशों से आर्थिक सहयोग भी मांगा। मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रज़ाक को भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। रज़ाक के निजी अकाउंट में 68 करोड़ डॉलर की संपत्ति ट्रांसफर होने के बाद उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। मलेशियाई सरकार के अटॉर्नी जनरल ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री को ये राशि सऊदी अरब के शाही परिवार से निजी चंदे के तौर पर मिली थी, जिसे 2013 में मार्च के आखिर में रज़ाक के खाते में ट्रांसफर किया गया था। बात खेलों की दुनिया की। सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। टॉप सीड सानिया हिंगिस की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में एना गॉनफील्ड और कोको वांडेवेगी की जोड़ी को हराया। सानिया और हिंगिस ने पहला सेट 23 मिनट में 6-2 से जीता। गॉनफील्ड और वांडेवेगी ने वापसी करते हुए दूसरा सेट 6-4 से जीत लिया, लेकिन सानिया हिंगिस ने तीसरा सेट 6-1 से जीतकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। सेमीफाइनल में सानिया और हिंगिस की जोड़ी जर्मनी की जूलिया जॉर्जेस और चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा की जोड़ी से भिड़ेगी और ये मुकाबला आज खेला जाएगा। इस बीच मिक्स डबल्स में सानिया मिर्जा और लिएंडर पेस अपने अपने जोड़ीदारों के साथ अंतिम 8 में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में सानिया मिर्जा और क्रोएशिया के इवान डोडिक की जोड़ी का मुकाबला मार्टिना हिंगिस और लिएंडर पेस की जोड़ी से होगा।
प्री क्वार्टर फाइनल में सानिया ने क्रोएशिया के इवान डोडिक के साथ मिलकर कजाकिस्तान की श्वेदोवा और पाकिस्तान के सामुल हक कुरैशी की जोड़ी को हराया। वहीं पेस और हिंगिस की मिश्रित युगल जोड़ी ने भी अमेरिका की स्लोएन स्टीफेंस और नीदरलैंड की जीन जूलियन रोजर की जोड़ी को एक तरफा मुकाबले में 6-1, 6-2 से हरा दिया। सानिया और पेस की जोड़ियां अब मिश्रित युगल में आमने सामने होंगी। बात सिंगल्स मुकाबलों की करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच और 17 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन रॉजर फेडरर सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे। सर्बियाई खिलाड़ी जोकोविच ने क्वार्टर फाइनल में जापान की केई निशिकोरी को 2 घंटे और 7 मिनट में 6-3, 6-2, 6-4 से हराया। स्विस खिलाड़ी फेडरर ने क्वार्टर फाइनल में पहले सेट में जूझने के बाद चेक गणराज्य के थॉमस बर्डिच को 7-6, 6-2, 6-4 से हराया और ये मुकाबला 2 घंटे 16 मिनट तक चला। उधर सेरेना विलियम्स महिला एकल के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। महिला वर्ग में सभी की निगाहें दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी सेरेना और रूसी खिलाड़ी मारिया शरापोवा के बीच क्वार्टर फाइनल मैच पर टिकी थी, लेकिन सेरेना ने इस मुकाबले को एक तरफा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने शरापोवा को बड़ी आसानी से 6-4, 6-1 से हरा दिया। शरापोवा पर सेरेना की ये लगातार 18वीं जीत है। शरापोवा 2004 से सेरेना के खिलाफ जीत दर्ज करने में नाकाम रही हैं। सेमीफाइनल में सेरेना विलियम्स पोलैंड की एग्नेस्का रद्वांस्का से भिड़ेंगी। रद्वांस्का ने स्पेन की कार्ला सुआरेज को 6-1, 6-3 से हराकर आखिरी 4 में जगह बनाई है। रद्वांस्का अपने करियर में 5वीं बार किसी ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंची हैं। उधर सेरेना विलियम्स महिला एकल के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं, जैसा हमने आपको बताया, और काफ़ी दिलचस्प मुकाबला था क्योंकि 2004 के बाद से मारिया शरापोवा सेरेना विलियम्स को हरा नहीं पाई, लेकिन ये मैच भी एक तरफा सेरेना ने किया और एक तरफा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और आखिर में जीत सेरेना विलियम्स की हुई। आज ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इस गीत के 52 साल पूरे हो गए हैं। कवि प्रदीप जी की लेखनी से निकले और संगीतकार सी रामचंद्र की धुन में पिरोए इस अमर गीत को भारत रत्न लता मंगेशकर ने 52 साल पहले यानी 27 जनवरी 1963 को पहली बार गाया था। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। कल राष्ट्रपति ने दी थी मंजूरी। कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष ने बताया लोकतंत्र की हत्या। शनि शिंगणापुर में तनाव बरकरार। राज्य सरकार ने तेज किए मंदिर प्रबंधन और महिला संगठन के बीच सुलह के प्रयास। मुख्यमंत्री फडणवीस महिलाओं की पूजा करने के पक्ष में। रोहित वेमुला आत्महत्या मामले में आंदोलन तेज। देश भर के विश्वविद्यालयों में आज बंद। भूख हड़ताल पर बैठे छात्र अस्पताल में भर्ती। अंतरिम वीसी की हालात सामान्य करने की अपील। शीतलहर और कोहरे की चपेट में उत्तर भारत। जम्मू कश्मीर में ताजा बर्फबारी। लेह में पारा 0 से 9.5 डिग्री नीचे। 50 से ज्यादा ट्रेनें रद्द। ऑस्ट्रेलियाई ओपन के सेमीफाइनल में सानिया हिंगिस की जोड़ी। सेरेना से हार शरापोवा का सफर खत्म। सेमीफाइनल में फेडरर के सामने होगी जोकोविच की चुनौती। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देश देशांतर। नमस्कार।